सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने सैम्पल पेपर देखा होगा तो ये बात आपको मालूम होगी कि 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। हर क्वेश्चन में 5 पार्ट्स होंगे जिनमें से 4 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना होगा। यानी ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये टोटल 16 मार्क्स कैरी करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे क्वेश्चंस के बारे में अच्छी नॉलेज हो हमको कि ये क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे हमको करना है, और ऐसे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब ये जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ये वही क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही अपनी वेबसाइट पे ये क्वेश्चंस की पीडीएफ डाली है सीबीएसई ने, जिससे आप इन क्वेश्चंस को करके आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब ये सीबीएसई ने रिलीज़ की है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, यानी यहाँ से बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट, या ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा ही हो बस वैल्यू चेंज कर दे। और तीसरी चीज़ ये कि कम से कम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चन की कि जब आप एग्जाम में दोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। तो मैं चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियोज़ बनाऊंगा। आज ये इस सीरीज़ में पहली वीडियो है, तो रियल नंबर जो पहला चैप्टर है उसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ ऐसे सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको मिल जाएगी लाइन से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो केस स्टडी है उसमें क्या कहा जा रहा है, टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट, यानी क्लास 10 स्टूडेंट्स की जो रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके, अच्छे से वो रीड करना सीख जाए। तो जो स्कूल ने क्या किया है, आपको नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी, यानी आपको और आपके 2 दोस्तों को ये जिम्मेदारी दी है कि तुम तीनों लोग मिलकर एक क्लास लाइब्रेरी बनाओ। देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। तो क्लास 10 के 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। 32 स्टूडेंट है सेक्शन ए के अंदर और 36 स्टूडेंट है सेक्शन बी के अंदर। ये हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among the students of section A और section B। तो सेक्शन A के अंदर 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन B के अंदर 36 हैं। कह रहा है यहां पर कम से कम कितनी बुक आप हासिल करो कि जब A वाले सेक्शन में बांटो तो सबको बराबर बराबर बुक मिल जाए। 2-3 जितनी भी बुक हो, जितनी भी मिले एक बंदे को उतनी ही सबको मिले, बराबर बराबर बढ़ जाए। और अगर सेक्शन बी में जाओ जहां 36 स्टूडेंट हैं वहां पर भी बांटो तो वहां पर भी बराबर बराबर सबको बढ़ जाए। अब बचपन में आपने डिवीज़न सीखा होगा। डिवीज़न आप कैसे सीखते थे, जैसे 10 बुक्स है और 5 स्टूडेंट्स हैं और इन बुक्स को बराबर बराबर 5 स्टूडेंट्स में बांटना हो तो उसके लिए क्या करते थे, आप डिवाइड करते थे। इस 10 को 5 से डिवाइड करते थे तो 2 आता था, यानी हर बंदे को 2 बुक्स मिलेंगी। अब बुक एक ऐसा नंबर है जो पॉइंट में नहीं आ सकता, यानी या तो 1 बुक मिलेगी या 2 बुक मिलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता 1.1 बुक मिले। यानी अगर 11 बुक्स को 5 स्टूडेंट में बांटना हो तो बराबर बराबर नहीं बढ़ सकती, क्योंकि 1 बुक बच जाएगी। अब 1 बुक में 5 लोग का हिस्सा कैसे लगाओगे, अब 5 टुकड़े करके तो बांटोगे नहीं। तो जब कोई चीज आप बांटते हो वो चीज जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, तो आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए होता है जो कि डिवीजन के बाद आपको मिले। तो यहां पर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, कितनी बुक हासिल करें कि जब हम उसको 32 से डिवाइड करें। देखो यहां स्टूडेंट 5 थे और बुक हमारी 10 थी, बुक हमको पता करने हैं, तो वो जो नंबर होगा उसको हम 32 से डिवाइड करें तो एक नेचुरल नंबर हमको मिले, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। और उसी नंबर को जब हम 36 से डिवाइड करें तो भी पूरा डिवाइड हो जाए, यानी वो ऐसा नंबर हो जो 32 के भी टेबल में आता हो और 36 के भी टेबल में आता हो, यानी 32 का भी मल्टीपल हो और 36 का भी वो मल्टीपल हो। लेकिन ऐसा कम से कम नंबर चाहिए, यानी ऐसे बहुत से नंबर होंगे जो 32 के भी टेबल में आ रहे होंगे और 36 के भी आ रहे होंगे, तो उनमें छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है, यानी लोएस्ट वैल्यू लेनी है। तो इतने से आपको आइडिया लग गया होगा कि हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन देके आप बता सकते थे कि 32 और 36 के रिस्पेक्ट में इतनी बड़ी वैल्यू ऑप्शन में दी है तो एचसीएफ कभी नहीं हो सकता। एचसीएफ कम से कम 32 से तो कम होगा ही, तो इसका मतलब हमको एलसीएम निकालना है। 2 ही चीज होगा, या तो एचसीएफ निकालना होगा या तो एलसीएम। तो ऑप्शन से भी पता कर सकते थे अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। और फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप दोनों निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। खुद ही देखोगे एचसीएफ का कोई ऑप्शन यहां मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हमको एलसीएम निकालना है।
तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे हम 32 के 2, 16, 2, 8, 2, 4 और 2 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से 36 का करेंगे 2 18 2 9 और 3 3, ठीक है। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इसी तरह 36 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 9। अब एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो अलग अलग प्राइम फैक्टर्स है उसको लिख लो। दो है, एक 2 है और एक 3 है, तो 2 इंटू 3 और मैक्सिमम पावर लेनी है। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 5 है, तो बड़ी कौन सी है 2 की पावर 5, तो ये ले लिए। और ये क्या है, ये भी 3 स्क्वायर है, एक ही है 3 स्क्वायर, तो यहाँ मैक्सिमम भी यही हुई। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 32 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 288, यानी इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM इज ट्रू, देन द HCF 32, 36 इज। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा कि जो HCF है किसी भी नंबर का A, B कोई भी नंबर हो, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ LCM, क्योंकि आपको लिख के तो दिखाना है नहीं, सीधे ऑप्शन पे टिक करना है। HCF और HCM को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जिन नंबर का हमने HCF और LCM निकाला है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो यहाँ HCF किसकी बात हो रही है 32 और 36, तो 32 इंटू 36 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। कह रहा अगर ये रिलेशन ट्रू है तो सीधी सी बात है ट्रू होगा ही, क्योंकि फॉर्मूला है आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो हमको HCF निकालना है, तो HCF लिए क्या होगा, इस वैल्यू से 32 इंटू 36 से आप LCM को डिवाइड कर दो तो आपको HCF मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जब बड़ा कोई नंबर हो और उसका मल्टीप्लीकेशन हो तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू ना लिखो, और खास तौर से आपका ऑप्शनल है तब तो बिल्कुल ही आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जितना अलग अलग रहेगा उतना सिंप्लीफाई करना आसान होगा, ठीक है। तो 32 इंटू 36 और LCM हमारा है 288। अब 32 और 36 को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हो तो टाइम लग जाता है। अब देखो यहां से 288 क्या है 32 और 9 का मल्टीपल है, यानी 32 9 288 होगा और 9 4 36, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी HCF हमारा क्या आ गया 4 आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो 36 को हमने फैक्टर किया था तो क्या आया था 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर आया था, ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, बस वहां फर्क ये है कि 15 नहीं है, बस 13 तक मल्टीप्लाई है और उसके बाद प्लस 13 है। तो अगर वो क्वेश्चन कोई कर ले जाएगा तो यहां भी कर ले जाएगा। इसमें क्या करना होगा आपको, देखो 15 कॉमन है क्योंकि बीच में प्लस है, यहां भी 15 है, यहां 15 है, कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके कोई भी वैल्यू आए, दुनिया की कोई सी भी वैल्यू आए, मान लो n आ रही है, ठीक है, तो 15n ये हमारा नंबर होगा। तो हमको ये बताना है क्या ये नंबर जो सॉल्व करने पे आएगा वो प्राइम होगा, कंपोजिट होगा, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट, क्या होगा ये आपको बताना है। तो प्राइम नंबर वो होता है जो या तो 1 से डिवाइड हो या वो खुद अपने से डिवाइड हो, ठीक है, जो भी नंबर है। जैसे मान लो 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 1 से डिवाइड होगा और 7 7 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसके दो ही फैक्टर होंगे 1 और 7। तो यहां एक ऐसा नंबर है जो 15 का मल्टीपल है, मान लो n की वैल्यू 3 आ जाए तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 3 45, तो 45 कम से कम 15 से तो डिविजिबल है, यानी 145 इसके अलावा 15 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम तो होगा नहीं। तो क्या होगा, जो प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट होते हैं, तो कॉम्पोजिट होगा बी वाला ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट। तो पी और क्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पी की वैल्यू आपको दी हुई है और क्यू के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, देन द एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू इज। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उसको लिख लेंगे, जैसे ए एक अलग फैक्टर है और बी एक अलग फैक्टर है, ठीक है। मैक्सिमम पावर किसकी कहां पर है, देखो ए की पावर 1 है, यहाँ 2 है तो 2 वाली लेंगे। इसी तरह बी 1 है, यहाँ बी स्क्वायर है तो मैक्सिमम वाली लेंगे बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत आसान है। इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही मिलते जुलते, हो सकता है सेम ऐसा आ जाए या वैल्यू बदल के आ जाए या ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो इससे डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस की आप हर चैप्टर की प्रैक्टिस कर लोगे, जो कि मैं यहाँ कराऊंगा, तो आप बहुत आसानी से वो कर ले जाओगे और मुफ्त के नंबर आपको मिल जाएंगे। अब हम सेकेंड केस स्टडी देखते हैं। अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सेमिनार करा रही है, वेयर पार्टिसिपेंट विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। और इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे
वो क्या होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के एजुकेटर होंगे यानी टीचर्स होंगे। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। तो इतने इतने लोग हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, हमको क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है कि 60 हिंदी के एजुकेटर है, 84 इंग्लिश के एजुकेटर है और 108 मैथ्स के एजुकेटर है। तो पहला क्वेश्चन ये है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। तो हमको इन एजुकेटर्स को अलग अलग रूम में बांटना है इस तरह से कि हर रूम में सेम नंबर ऑफ एजुकेटर होने चाहिए और हर रूम के अंदर एक ही सब्जेक्ट वाले टीचर होने चाहिए। यानी जैसे हमने एक रूम में डिसाइड कर लिया कि भाई हर रूम में हमको 10 लोग को बैठाना है। अब 10 लोग को बैठाना है तो सारे रूम में 10 ही होने चाहिए, कहीं कम और ज्यादा नहीं होने चाहिए, और ये 10 एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। जैसे हिंदी के बैठाए तो इसमें हिंदी होने चाहिए, ऐसा ना हो कि 6 हिंदी के ले लिया और 4 हमने इंग्लिश के ले लिया। एक रूम में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने वाले बैठेंगे। सीधी सी बात है, अगर इंग्लिश वालों को कुछ बताना है तो वहाँ हिंदी वालों का क्या काम, इस तरह हिंदी वालों को इन्फॉर्मेशन देनी है तो इंग्लिश वालों का क्या काम। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दी है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन एकोमोडेट इन ईच रूम आर। तो ज्यादा से ज्यादा हम कितने लोग को रूम में बैठा सकते हैं, इस तरह से कि हर रूम में बराबर बराबर लोग होने चाहिए। तो हम तो चाहेंगे कि एक रूम में ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे, तो यही चीज कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैठाना है लेकिन हर रूम में बराबर होने चाहिए। अब जैसे हमने एक रैंडम नंबर लिया था 10 कि 10-10 लोग को बैठाएंगे, तो 10-10 लोग को बैठाया हमने, तो हिंदी वालों का कितना रूम बन जाएगा, 6 रूम्स बन जाएंगे और हर रूम के अंदर 10 लोग बैठ गए। ठीक है, इससे तो काम हो गया। लेकिन जब इंग्लिश वालों को बैठाओगे तो 8 रूम्स के अंदर 80 लोग तो बैठा लिए, लेकिन बचे 4, अब इनको कैसे फिट करोगे। सारे रूम में बराबर होने चाहिए, यहां तो 4 ही है और दूसरे सब्जेक्ट वाले भी नहीं बैठा सकते। तो 10 से प्रॉब्लम क्या हो रही थी, 10 60 को तो बराबर बराबर बांट दे रहा था कि जब हमने 60 को 10 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, लेकिन 10 84 को डिवाइड नहीं कर रहा था और 108 को भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा था। यानी कि ऐसा नंबर हो जो 60 को भी डिवाइड कर दे पूरी तरह से, रिमाइंडर ना बचे, 84 को भी डिवाइड कर दे और 108 को भी पूरी तरह डिवाइड कर दे। यानी इन तीनों का एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए और ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, यानी कि हाईएस्ट नंबर चाहिए जो कि कॉमन फैक्टर हो। तो आप समझ गए कि क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब वैसे भी आप तुक्का लगा सकते थे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो या तो HCF निकालना होगा या तो LCM निकालना होगा। अब LCM सबसे छोटी वाली वैल्यू से तो बड़ा होगा ही, यानी LCM कुछ भी निकालो, ये 60 क्या है, सबसे छोटी वाला अमाउंट है, इससे बड़ा तो होगा ही, और हमारे ऑप्शन में 60 से बड़ा कोई नंबर दिया ही नहीं है, सब छोटी छोटी वैल्यूज दी है। इसका मतलब ऐसे भी अंदाजा लगा सकते थे कि HCF ही निकालना है, नहीं तो दोनों निकाल लेना, ऑप्शन में ही दिख जाएगा। तो आपको ऑप्शन दिया है तो उसका फायदा उठाओ कि ऑप्शन से आइडिया लगा लो कि HCF निकालना है कि LCM। तो चलिए HCF हम निकालते हैं। पहले इनके फैक्टर्स कर देते हैं। ठीक है, 60 हो गया, 2 30 हो गया, 2 15 हो गया और 3 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 84 के होंगे, 2 42, 2 21, 3 7 21। ठीक है, ये हो गया। 108 की बात करें तो 2 54, 2 27, 3 9 27 और 3 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टर्स। यानी हम 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह से 84 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 और 108 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। तो HCF हम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, उसको हम लिख लेंगे। जैसे 2 है और 3, 2 और 3 ऐसे नंबर है जो सब में है, तो 2 इंटू 3 और मिनिमम पावर लेनी है, तो मिनिमम पावर 2 की क्या है, 2 ही है, और 3 की मिनिमम पावर 1 है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 हमारा HCF आ गया। अब देखो 12 के हिसाब से अगर हम बांटेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 12 से 60 को डिवाइड करोगे तो भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 84 भी और 108 भी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो कम से कम कितने रूम की जरूरत पड़ेगी। देखो हमने HCF निकाला, इसका मतलब ये कि एक रूम में 12 लोग को बैठाएंगे। तो हिंदी के कितने एजुकेटर है, 60 है, तो 60 डिवाइडेड बाई 12, ये क्या वैल्यू दे देगा, कितने रूम चाहिए, एक रूम में 12, तो 60 लोग को कितने रूम में बैठाओगे। इसी तरह से 84 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, 12 5 जा 60 होगा। ठीक है, 5 रूम हिंदी वालों के लिए,
12 7 84 यानी 7 रूम होंगे जो इंग्लिश वालों के लिए होंगे, और प्लस 12 9 108 तो 9 रूम मैथ्स वालों के लिए होंगे। इनको ऐड करने पे वैल्यू आएगी 21, यानी ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108। एलसीएम भी आपको निकालना है, तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अलग अलग प्राइम फैक्टर है उसको लिख लो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब इसमें यहां कॉमन की जरूरत नहीं है, ठीक है। 7 हो गया और मैक्सिमम पावर लेनी है। 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर देखो यहां 108 में 3 की पावर 3 है, बाकी सब वैसे ही है। इसको सॉल्व करोगे आएगा 3780, तो कहां पर है ये, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108। तो एचसीएफ हमने निकाला था 12, एलसीएम है हमारा 3780। सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये डी वाला 45360, तो ये भी हो गया। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है 108 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो 108 का हमने ये फैक्टर किया था, देख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा बहुत आसानी से हो गया, और वैसे तो आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, 5 आपको दिया होगा लेकिन कोई सा भी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो ये एक और फायदा हो गया है कि एक छोड़ भी सकते हो। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम, केस स्टडी थर्ड हमारी, इसको देखते हैं। अ मैथमेटिक्स exhibition is being conducted in your school and one of your friend is making a model of factor tree। तो फैक्टर ट्री आपके बुक में दिया है, आपने पढ़ा होगा, तो इसी को बनाना है। He has some difficulty and asks for help in completing a quiz for the audience। तो ये आपकी मदद चाह रहा है कि हमको हमारी मदद करो इस क्विज को पूरा करने के लिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। तो ये फैक्टर ट्री का आप अच्छे से देख लो और आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। फैक्टर ट्री आपने पढ़ा होगा तो ये जानते होगे कि जो भी नंबर यहां ऊपर होता है उसे सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है। अगर वो ना डिवाइड हो, यानी जैसे सिंपल हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड ना हो रहा होगा, 3 से ना हो रहा होगा, इसीलिए यहां 5 लिखा हुआ है, यानी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा और 2783 हमको मिलेगा। यानी सिंपल समझो कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नंबर मिलेगा। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 2783 मिलेगा। इसी तरह 11 और ये z को मल्टीप्लाई करेंगे तो 253 हमको मिलेगा, ठीक है। तो नीचे वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नंबर हमको मिलेगा। तो x की वैल्यू के लिए हमको क्या करना है, बस सिंपल 5 को और 2783 को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 13915, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो y को और 253 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2783 आएगा, यानी 253 y की वैल्यू क्या है 2783। y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसी नंबर को 253 को इससे डिवाइड कर दोगे, यानी 2783 को डिवाइड करेंगे 253 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा और आंसर आएगा ये 11, सी वाला ऑप्शन सही होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है z की वैल्यू क्या होगी। तो z की कैसे निकालेंगे, वही 11 और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आनी चाहिए 253 ऊपर वाला, ठीक है। तो z की वैल्यू इससे डिवाइड करके निकाल लोगे तो वैल्यू आएगी 23, बी वाला ऑप्शन सही होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज। तो ये नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, क्या है ये आपको बताना है। तो ये 1 या खुद से इसके अलावा किसी से भी डिवाइड होगा तो ये प्राइम नहीं रह जाएगा। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा क्योंकि देखो लास्ट में ये ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड है होगा कोई नंबर, उसके लिए कंडीशन क्या है, सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। तो 1 + 3 + 9 + 1 + 5 हो जाएगा आपका 4 और 9 13 14 और 5 19। 19 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि लास्ट में 5 आए या 0 आए तो पक्का वो 5 से डिवाइड होगा, यानी ये 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब प्राइम तो रह ही नहीं गया, तो क्या है ये कॉम्पोजिट नंबर है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, यानी 13915 इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। तो आपको यहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टेबल हमको दिया हुआ है, फैक्टर ट्री दिया हुआ है, वहीं से हम निकाल लेंगे। तो चलिए वहीं देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में सारे आपको प्राइम फैक्टर्स दिए होंगे फैक्टर ट्री में, और एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 13915, यानी इसी के फैक्टर्स है ये। तो पहला कौन सा फैक्टर है, 5 है, मल्टीप्लाई बाय अगला नंबर कौन सा है, y की वैल्यू हमने निकाली थी 11, और देखो यहां पर भी ये भी 11 है, तो यानी एक और 11 है, 11 का स्क्वायर हो गया,
और z की वैल्यू 23 आई थी। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो आगे किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो 23 हो गया। तो यही आपका ये आंसर होगा 5 × 11 स्क्वायर इंटू 23। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये हो गया। तो हमने 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख लिए इस फर्स्ट चैप्टर में। इसी तरह मैं अगले चैप्टर की और जितने भी मैथ के चैप्टर हैं सबकी वीडियो लाऊंगा और उन सबको एक प्लेलिस्ट में मैं कर दूंगा। प्लेलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी? जैसे ये वीडियो हमारी चल रही है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर कॉर्नर में एक ट्राइंगल जैसा बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन पूरा खुल जाएगा। वहां पर प्लेलिस्ट के आपको लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम होगा क्लास 10 मैथ्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक तरीका तो ये हो गया, डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हो। दूसरा, आप चैनल का नाम सर्च करना यूट्यूब पे CBSE वर्ड्स, उसको ओपन करोगे तो आपको दिखेगा होम, वीडियो और प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो आपको CBSE क्लास 10 का एक सेक्शन मिलेगा, उसके अंडर में ढेर सारी प्लेलिस्ट होगी, यानी 3 या 4 आपको दिख रही होगी। उसके नीचे एक ऐसे एरो बनी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो सारी वो लिस्ट पूरी खुल जाएगी जो कि CBSE क्लास 10 की होगी। वहां पर ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 10 मैथ्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो वहां से ओपन करके देख सकते हो, या उसके नीचे मैथ्स की मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई है, वहां चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कहीं से भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में चले जाना, खुद ही ढूंढ लोगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मेरा फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।